पहले ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान भारत पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और ये आप सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की अहमदाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पे मौजूद। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। और प्रधानमंत्री अब अपने मेहमान राष्ट्रपति को लेकर, जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, उसमें ये लीडर्स शामिल होंगे। और अगर रिश्तों की बात की जाए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद उनकी अगवानी की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ये तस्वीरें, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, और ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए ये यहाँ पहुँचे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, ऊर्जा, तमाम सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। और इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में न सिर्फ UAE बल्कि बाकी देशों के भी जो बड़े कारोबारी हैं वो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें जब UAE के राष्ट्रपति भारत दौरे पर, और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अभी हाल ही में भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगर आर्थिक समझौतों की बात की जाए, आर्थिक भागीदारी की बात की जाए, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के कार्यान्वयन का भी 1 वर्ष पूरा हुआ है। और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ये हम व्यापारिक आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ये यात्रा जो हो रही है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की, वो किन मायनों में बहुत ही ख़ास ये यात्रा है। हमारी सहयोगी मेघना भी इस वक्त लगातार ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं गर्मजोशी के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। किन मायनों में दोनों देशों के संबंध और उनकी ये यात्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल, में यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच लगातार हाई लेवल कांटेक्ट अगर हम कहें तो वो इस वर्ष देखने मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में COP28 के लिए UAE की यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने एक संबोधन भी किया था।
और हालांकि अगर हम देखते हैं तो यूएई और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी सेपा जब कंक्लूड हुआ उसके बाद, सेपा के लागू होने के बाद से ज्यादा ये जो संबंध हैं वो सशक्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आज चूंकि जो वाइब्रेंट गुजरात का ग्लोबल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन हुआ है, उसके बाद अहम यहाँ पर ये भी है कि कल समिट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उम्मीद लगाई जा रही है कि एमओयूज भी कुछ एक्सचेंज होने वाले हैं, आज उम्मीद लगाई जा सकती है। उसके अलावा भी जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी मेघना बता रही हैं कि दोनों ही देशों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एमओयू, वो कई सारे क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं इन तस्वीरों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, जानिए, और हम जो बात कह रहे हैं उसको भी ध्यान से समझिए कि ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो किस तरह से प्रगाढ़ मजबूत होते जा रहे हैं। मेघना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल असीम, देखिए ये बेहद ही अहम एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, और जो मोमेंटम है रिलेशनशिप का भारत और यूएई के बीच वो लगातार सशक्त होता जा रहा है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो उनका एक रोड शो भी है जो अभी से कुछ ही वक्त में होने वाला है। यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 2-3 घंटे से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नाहयान आएंगे और जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत ही कम मॉडर्न डे रिलेशनशिप, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लीडर्स के बीच मोमेंटम नजर आता है, जो दोनों लीडर्स के बीच में जो दोस्ती कमराडरी नजर आती है। उसके साथ ही पर्सनल वार्मथ भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बोलते हुए नजर आए हैं कि मेरे भाई हैं, और खास तौर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद आए तो उन्होंने इस बात को एक्स पर भी पोस्ट करके कहा कि वो ये बहुत स्पेशल होगा जब राष्ट्रपति नाहयान आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में ये जो विजिट है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से यूएई का बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है। और अगर हम यूएई की बात करें तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी राज्य में यूएई का है तो वो गुजरात है। तो इस हिसाब से भी अगर देखें तो काफी ज्यादा अहम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का कई बार दौरा किया है, तकरीबन 6 बार के आसपास उन्होंने दौरा किया है 2015 से अभी तक लेकर, और उसके बाद एक और अभी दौरा उम्मीद लगाई जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने की इस वर्ष भी। तो बहुत ही अहम एक रिलेशनशिप का मोमेंटम लगातार जारी है। और अगर हम देखें तो राष्ट्रपति नाहयान जी तकरीबन अगर हम देखें इस बार तो वो 4थी बार आए हैं भारत। 2016 से अगर हम उनके जो विजिट है भारत की देखें, जो इनकमिंग विजिट अगर देखते हैं तो, और क्राउन प्रिंस के तौर पे तो यहाँ पर अगर हम बोइंग टाइज की बात करें तो कई क्षेत्रों में, अगर हम सेपा की बात करते हैं, उसके बाद हम लोकल करेंसीज में ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। फिनटेक के सेक्टर की बात कर रहे हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हम और बढ़ोतरी कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे अहम क्षेत्र है बिजनेस का, जिसके लिए खासतौर पर राष्ट्रपति नाहयान गांधीनगर आए। बिल्कुल मेघना, और मेघना की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए मेघना हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ हम डेटा देना चाहते हैं दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए। अगर चूंकि आप इन तस्वीरों को देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं, बहुत ही पुराने संबंध हैं। 2015 में जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार एक दूसरे देशों में आना जाना, लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और हम जानते हैं कि खाड़ी मुल्क में यूएई एक बहुत ही अहम पार्टनर रहा है भारत का। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी यूएई भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश। अगर व्यापार की बात की जाए, चूँकि इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे तिजारती रिश्ते हैं, व्यापार की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, और उसके बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2021 की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड हुए थे मेघना, वो लगभग
68.4 अरब अमेरिकी डॉलर का दोनों देशों के बीच ट्रेड हुआ था। अगर एफडीआई की बात की जाए, हम जानते हैं कि यूएई अप्रैल 2000 से लेकर 2022 तक, यानी कि बीते 22 सालों में 15,179 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई प्रवाह के साथ भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। तो जैसा कि आप कह भी रही थी मेघना, कि यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो असीम हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और हम जानते हैं कि इन आंकड़ों के ज़रिए एफडीआई की बात कर ली जाए, ट्रेड की बात कर ली जाए, इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। और यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। 2000 से लेकर 2022 तक 15,000 से भी अधिक मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका प्रवाह हुआ है। एक्सपोर्ट की बात की जाए, निर्यात की बात की जाए, तो हम भारत की तरफ से अब इन तस्वीरों के देखिए रोड शो, जिस बात का जिक्र मेघना कर रही थी कि कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट से दोनों ही नेता एक रोड शो के ज़रिए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अहमदाबाद की सड़कें, और इन सड़कों की दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग दोनों ही नेताओं को, अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेहमान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देखने के लिए, उनके ग्रैंड वेलकम के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ही देशों के संबंध हैं, रिश्ते, तिजारती रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, एफडीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम आपको सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं आपको निर्यात पे। संयुक्त अरब अमीरात को भारत की तरफ से जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें निर्यात में पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम से बने जो उत्पाद हैं वो रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, हम जानते हैं कि गुजरात इसमें काफ़ी अग्रणी राज्य है जेम्स एंड ज्वेलरी में। मशीनरी की बात होती है, उपकरण की बात होती है, रसायन की बात होती है, आयरन और स्टील की बात होती है, कपड़ा उद्योग की बात होती है, वस्त्र की, अनाज की, ये सारी चीज़ें हम भारत की तरफ से यूएई को इंपोर्ट करते हैं और हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की बात जब आती है तो संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले जो प्रमुख इंपोर्ट हैं, जो कि भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है, उसमें कच्चा तेल, हम उस कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं और उस कच्चे तेल से जो बने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको बाद में फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। कच्चे तेल की बात की जाए, सोना की बात की जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी, मोती, कीमती पत्थर, अयस्क, जो मेटल स्क्रैप्स हैं वो, रसायन और जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े मशीनरी हैं, ये हम यूएई से इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे एक और सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी यहाँ पे लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विशाल, जैसा कि हम बता रहे हैं कि चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, निर्यात की बात होती है, आयात की बात होती है, और बड़ी तादाद में भारतवंशी लोग भी यूएई में रहते हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं यूएई, बड़ी तादाद में हम देखते हैं उन तस्वीरों के कि बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट पे आते हैं वेलकम करने के लिए। कहीं ना कहीं इस यात्रा के ज़रिए जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो और भी प्रगाढ़ होता नजर आएगा हमें आने वाले वर्षों में। आपको ये बता दूं कि 34% जो पॉपुलेशन है यूएई की वो इंडियन ओरिजिन की है। उसके अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 2022 में भारत और यूएई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। उसके तहत दोनों ही देशों ने यह फैसला किया कि हम 2025 तक $100 बिलियन का अपना कारोबार बढ़ाएंगे बायलैटरल ट्रेड को लेकर। और अभी हाल ही में COP24 हुआ यूएई में, उससे पहले G20 हुआ दिल्ली के अंदर, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ये जो यात्रा है ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट एशिया के लिए, कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती मजबूत है। और दोस्ती मजबूत इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे यकीन है, एक दूसरे के लीडरशिप में विश्वास है। असीम, बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं कि किस तरह से
जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और आपने विशाल CEPA का जिक्र किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं चाहूँगा कि इसी एक थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ें और बताएं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और UAE के बीच CEPA एग्रीमेंट हुआ है, CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और UAE के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और UAE के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है, जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी जितना कि CEPA पर एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। अगर वित्त वर्ष 2022 की बात कर ली जाए तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार 2022 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था वो 2023 में बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि इस व्यापार में 16% की वृद्धि दर्ज की गई और ये हो पाया, ये मुमकिन हो पाया CEPA की वजह से। CEPA एक बार फिर से आप समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से UAE को भारत से हम क्या निर्यात कर पा रहे हैं इस CEPA के बाद से, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अगर CEPA के बाद से निर्यात की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो भारतीय निर्यात अब 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। यानी कि अगर इसको फीसद के संदर्भ में समझा जाए, जैसा कि विशाल वरिष्ठ समझा भी रहे थे, 11.5% यानी कि 11.8% की ये ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। विशाल, बिल्कुल ठीक है आसिम आपने। और जब हम बात कर रहे हैं CEPA की तो यह जानना जरूरी है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और अगर मैं कहूँ एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा कि जो CEPA में एग्रीमेंट हुआ है उसमें और तेजी आए, क्योंकि 2025 यानी कि अगले साल तक हमें $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे मौके पर जबकि 30 से ज्यादा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज आएगा खास तौर से मध्य एशिया की तरफ कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और भी देश जो मध्य एशिया से आते हैं उनको भी भारत में और दिलचस्पी होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी। हसीन, बिल्कुल। और एक बार फिर से, जो कि विशाल आप ग्राउंड जीरो पे हैं, हम स्टूडियो में हैं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिनका कि जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए CEPA की बात बार बार आएगी, इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए, इसमें C का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तारित, जिसमें कि सब कुछ समाहित होता है, उस तरह का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसा कि विशाल बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में दोनों ही देशों की ये कोशिश है कि 100 बिलियन डॉलर तक हम अपने आपसी व्यापार को पहुंचाएंगे। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि अगर CEPA लागू हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से इसमें जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और भारत का जो वैश्विक निर्यात है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगर हम UAE को छोड़ भी दें तब भी भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 4.8% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं, और जब ये दोनों नेता मिलेंगे, आपसी बातचीत होगी, MOUs पे एग्रीमेंट होंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर कि समझौते हो सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि हम
अगर खासकर भारत की बात करें जिसमें कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो ये है कि खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, हम चावल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो 3 ईज़ पर, विशाल इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 3 ईज़ पर कहते हैं कि आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हमारे वहाँ रहते हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी हमने देखा कि लगातार, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, उस पर भी लगातार COP28 में भी बातचीत हुई थी। इकोनॉमी के लेकर हम बात कर ही रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय जो 34% के 34% वहाँ की आबादी में वहाँ पे हैं, ये सारे 3E फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बीच। बिल्कुल ठीक कहा आसिम आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने रिश्ते अच्छे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली IIT है, उसने अबू धाबी में कैंपस खोला। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात, जो एमिरेट्स, ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है, अलग अलग अमीरात हैं वहां पर, तो वो भारत के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब दिल्ली IIT का कैंपस वहां पर खुला है, उससे पहले मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली IIT कैंपस में उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने आके पूरा कैंपस देखा। और खास तौर से जो ड्रोन का सेक्टर है उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्लासेस ली, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और उन्होंने कहा मुझसे ऑन कैमरा बोला कि हम चाहेंगे कि हम जो दिल्ली IIT का कैंपस है वहां पर हम एडमिशन लें। तो ये जो बडिंग साइंटिस्ट है, उभरते हुए जो वैज्ञानिक है, वो भारत में बहुत रुचि ले रहे हैं। और भारत, आप जैसे जानते हैं कि हमने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 मिशन भी हमारा सफल रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो जरूर रहेगा, जिसमें आपने बात करी खासतौर से मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की आपने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करी। अभी पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था गुजरात के अंदर, तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज जो कहते हैं, जहाँ पर हीरो की ट्रेडिंग होती है, जिसे फ्रेंच में बुआ कहते हैं, वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और वो पेंटागन से भी बड़ा है, जो रक्षा हेडक्वार्टर है US का, उससे भी बड़ा है। और ये इंटीग्रेटेड टावर्स है जहाँ पर एक ही जगह आपको सब काम आपका हो सकता है। तो जो पूरा फोकस है भारत का वो ये है, मेक इन गुजरात, मेक इन इंडिया और टेक इट टू द वर्ल्ड। बिल्कुल। और विशाल, और जो जिस शो में, जिस सम्मेलन में, वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए यूएई के राष्ट्रपति, मेहमान राष्ट्रपति इस वक्त हमारे देश में हैं, और इस मीटिंग की थीम भी, इस सम्मेलन की थीम है, समिट की थीम जो है वो गेटवे टू द फ्यूचर है, भविष्य का रास्ता, गेटवे टू द फ्यूचर। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी बातें, क्योंकि अगर हम एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें, जिस एमर्जिंग सेक्टर में भारत भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्डर है, और उस लिहाज से ऐसे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एमर्जिंग सेक्टर्स, जिसमें कि ये तमाम देश और भारत एक ही बोर्ड पर आके, एक ही नाव पर आके ये आगे बढ़ सकते हैं। मसलन ई-व्हीकल्स, हम जानते हैं कि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार की, तमाम सरकारों की कोशिश है, और ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीने पहले COP28 का आयोजन यूएई में किया गया था, और यूएई में जब किया गया था तो उसमें भी ये सारी विषय शामिल थे कि किस तरह से हमें ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा कर ले जाना है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लेकर जाना है। और अब चूंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका यूज़ किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें ई-व्हीकल्स पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए आपको समझ होगी इस बात की कि भारत ने भी कहा है कि 2070 तक भारत नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाला देश अपने आप को स्थापित करना चाहता है। और आप देखिए इस कड़ी में बहुत सारे काम इस वक्त हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं। तमाम अलग अलग शहरों में ई मोबिलिटी पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। बसें हों, ऑटोमोबाइल्स हों, बाइक्स हों, कार्स हों, इन सभी को ई मोबिलिटी पर लाया जा रहा है ताकि ग्लोबल
जो वॉर जो टेम्परेचर है उसमें हम अपनी भागीदारी कम से कम कर सकें, जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उस पे हम अपनी जो भागीदारी है वो कम से कम कर सकें। इसलिए ई व्हीकल्स एक एमर्जिंग सेक्टर है जिस पर कि इस सम्मेलन में, इस समिट में बातचीत हो सकती है और उसके कंपोनेंट्स पर भी बातचीत हो सकती है, उसके निर्माण पर बातचीत हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही एमर्जिंग सेक्टर है जिस पर कि एक फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कहने का हमारा मतलब ये कि हाइड्रोजन को पैदा करने में हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन ईंधन एक बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है और हाइड्रोजन ईंधन को हम बिना CO2 एमिशन किए हुए अगर हम हाइड्रोजन ईंधन को बनाते हैं तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन हमने अभी ही बनाना शुरू किया है। इंडस्ट्री में, उद्योग धंधों में इस हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के तौर पर कई वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन उस हाइड्रोजन में और ग्रीन हाइड्रोजन में ये अंतर हुआ कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम जब उसका प्रोडक्शन कर रहे थे तो काफ़ी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस हो रहा था, वो उत्पन्न हो रहा था, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें और ये ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले वर्षों में फ्यूल जो हम पारंपरिक तौर पर पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं उसको रिप्लेस करने का मादा रखता है। तो इस पर भी इस समिट में बातचीत हो सकती है और इस लिहाज से भी ये जो महाशय आपके सामने हैं, राष्ट्रपति UAE के, इनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली बात रीन्यूएबल एनर्जी, एक बार फिर से वही सारी बातें कि हम किस तरह से रीन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को एक चैंपियन के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। आपको याद होगा, आपकी समझ के लिए, भारत वो प्रणेता रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का, और आपको हमने आज दिन के 1 बजे के बुलेटिन में आपको बताया था मिड डे प्राइम में कि किस तरह से ईस्ट तिमोर को खासकर ये कहा गया, प्रधानमंत्री की तरफ से ये आग्रह किया गया है कि आप भी जुड़िए, आइए और ISA के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़ जाइए और ये जो एक ग्रीन मुहिम है उसमें आप शामिल हो जाइए। तो चाहे वो ई व्हीकल्स की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, रीन्यूएबल एनर्जी की बात हो, लगातार भारत चाह रहा है कि 175 गीगाबाइट तक हम रीन्यूएबल एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से हम इसका प्रोडक्शन कर सके। इस पर भी बातचीत हो सकती है। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमारा चीन पड़ोसी मुल्क और उसके बगल में ताइवान बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है सेमीकंडक्टर्स का। USA बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का। भारत चाह रहा है कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ही अहम रोल होने वाला है। इसका भी उत्पादन भारत में हो, इसको लेकर कुछ कंपनियां आई भी हैं, कुछ काम कर भी रही हैं गुजरात में और बाकी स्टेट्स में भी वो चाह रही हैं कि अपने उस संयंत्र को लगाएं। अगला है साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक बहुत एमर्जिंग एक थ्रेट है। तो इन तमाम विषयों पर विशाल अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है विशाल, चाहे वो ई व्हीकल्स की बात हो, जैसा कि हमने कहा, ग्रीन हाइड्रोजन, रीन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी और UAE के राष्ट्रपति भी इस समिट में शामिल होंगे। वो भी अपनी बात रखेंगे और उनका किस में इंटरेस्ट है, किस क्षेत्र में वो भारत की मदद कर सकते हैं या भारत उनका मदद कर सकता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। विशाल जी बिल्कुल ठीक है असीम, हमने अभी आपने ईस्ट तिमोर की बात की जिसे अब तिमोर लेस्टे के नाम से जाना जाता है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। आज सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और ये जो आइलैंड नेशन है ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना और उसको 0 तक ले जाना, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि अगर तापमान बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो गया है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है तो ऐसे आइलैंड नेशंस हैं उन पर खतरा मंडराने लगा है कि हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए भारत जब बात करता है ग्रीन हाइड्रोजन की, भारत जब बात करता है ई मोबिलिटी की, तो ये सेफ एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही हमारे फ्यूचर को लेकर भी हमें आश्वस्त करता है, हमारे जो भविष्य है उसको भी। आपने बात करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपने बात करी साइबर सिक्योरिटी की, ये तमाम वो इश्यूज हैं जिनसे काफी ज्यादा देश जो है वो पीड़ित है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, भारत हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहा है,
और आप देख रहे हैं कि दुनिया आतंकवाद की चपेट में आ गई है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी अलग अलग तरह का आतंकवाद है, ये साइबर जो अटैक होता है ये भी एक अलग तरह का आतंकवाद है, जिसमें आप पे ऊपर हमला होता है, वायरस होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पूरी तरह से ठप हो जाता है और आप दूसरे कंप्यूटर्स के नेटवर्क के अंदर घुस के उनकी देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी आज न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, या फिर मान लीजिए एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये तमाम देश है जो देख रहे हैं कि भारत उन मुद्दों को उठा रहा है, उन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है जिसपे ना सिर्फ भारत का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया उस मुद्दे से जुड़ी हुई है। आपने सोलर अलायंस की बात को उठाया, आपने विंड एनर्जी की बात को उठाया। देखिए, जब हम बात करते हैं खनिज तेलों की तो हमें ये पता, हम सबको अब ये पता है कि ये जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, आज नहीं तो कल इसको खत्म हो जाना है। इसलिए हमें एनवायरमेंट को मद्देनजर भी दूसरे सोर्सेज को तलाशना होगा और इसका जो लिमिटेड स्टॉक है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। और अगर हम इसकी भी बात करते हैं, खनिज तेलों की भी बात करते हैं, तो भारत ने महारत हासिल कर ली है पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग के अंदर। तो जो कच्चा तेल यहाँ पर होता है, अब भारत चाहता है कि उसका रिफाइनमेंट जो है वो भारत के अंदर हो, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है और खासतौर से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ पर मौजूद हैं और आज जो ये रोड शो हुआ है 3 किलोमीटर का, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरी दुनिया के अंदर कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और यहाँ पर अगर आप आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा सुरक्षित है और आपको अपॉर्चुनिटीज भी पूरी मिल रही है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप भी कमाएं और भारत के साथ मिलकर पैसे कमाएं और दोनों ही इकोनॉमीज जो है वो विकसित हो। असीम, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए, आप चाहे वो यूएई हो या फिर कोई भी देश हो, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने का मौका मिलेगा, आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी और वो सारे संकेतक, जितने भी संकेतक हैं वो सभी हम जान रहे हैं कि बीते कई वर्षों से लगातार अपने अपने रिपोर्ट्स के ज़रिए इस बात का वो रखते रहे हैं कि भारत में बिज़नेस करना बीते वर्षों के मुकाबले, माने कि 10 साल पहले के मुकाबले अब काफ़ी आसान हो गया है। और इसलिए भी अभी कुछ महीने पहले अंकटाड की भी एक रिपोर्ट आई थी, यूएन की एक संस्था अंकटाड की रिपोर्ट आई थी कि अगर सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन आज की तारीख में कोई है जहां कि आप निवेश कर सकते हैं, आप पैसे लगा सकते हैं, तो वो भारत सबसे ब्राइट स्पॉट है। तो तमाम संकेतक वो इस बात को बता रहे हैं कि आप भारत में आइए, भारत में पैसा लगाइए, यहाँ पे बिजनेस करना काफ़ी सेफ है, काफ़ी सुरक्षित है। तो इसलिए भी ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस पूरी यात्रा के ज़रिए। और आपकी बातों को आगे बढ़ाएं विशाल, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमने बताया कि ये 3 E's हैं, एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपेट्रिएट्स, इस पे दोनों देशों के संबंध आधारित हैं। और आपने तेल की बात की और आपने कहा कि आज न कल ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो ख़त्म होने ही हैं, इसलिए हमें ऑल्टरनेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। और इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीते वित्त वर्ष में जिस तरह से भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी एक अच्छा कदम उठाया है। हम जानते हैं कि कई बड़े शहरों में जो सोलर पार्क्स हैं उसकी स्थापना की जा रही है ताकि जो हमारा जो 175 गीगावाट का जो लक्ष्य है हम उसको हासिल कर सकें। और लेकिन भारत ने यूएई से ये भी कहा है कि हम तेल का व्यापार तो आपके साथ करते हैं, हम आपसे तेल लेते हैं और तेल के जो उसके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब नॉन ऑयल जो बिज़नेस है, गैर तेल कारोबार, उसको भी हम आगे बढ़ाएं और 2030 तक, 2024 का ये साल चल रहा है, आने वाले और 6 वर्षों में इसे बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाने का फैसला ये कर लिया गया है दोनों ही देशों के बीच में कि हम गैर तेल कारोबार को बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाएंगे।
इसमें ये भी है कि सऊदी अरब की तरह, सऊदी अरब भी एक हमारा अच्छा दोस्त फ्रेंड्स कंट्री है, सऊदी अरब की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात भी अपनी इकोनॉमी में विविधता लाना चाहता है। और यूएई जो है वो तेल आधारित जो अपनी इकोनॉमी है उस पर वो चाहता है कि चूँकि आज न कल वो तेल के भंडार ख़त्म होंगे, इसलिए वो अभी से ही सचेत है। वो चाह रहा है कि जो तेल आधारित उनकी इकॉनमी है उस पर उनकी अपनी निर्भरता कम से कम हो सके। और इसलिए भी वो दुनिया में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसलिए भी ये दुनिया भर में यूएई और किस तरह से निवेश कर सकता है, कहाँ निवेश कर सकता है, निवेश के वो कहाँ अच्छे ठिकाने हो सकते हैं, वो उसकी तलाश कर रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री इस बात को आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए, आप आइए, आप हिंदुस्तान में निवेश कीजिए, इससे अच्छा समय और इससे अच्छा पल आपको कभी नहीं मिलेगा। भारत में अभी वो सारी चीज़ें बिल्कुल अनुकूल है, उद्योग के अनुकूल है, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए अनुकूल है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है। अब आपको वो जो लाल फीताशाही जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रेड टेपिज्म, वो बिल्कुल अब नहीं है। अब वो सारी चीज़ें बीते दिनों की बात हो गई हैं। अब आप आइए, यहाँ निवेश कीजिए। एक बात और विशाल, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, न सिर्फ यूएई बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, कोविड के बाद से उनके एक मेंटलिटी में बदलाव ये आया है कि जहां कोविड से पहले बहुत सारे कंट्रीज़ चाइना की तरफ जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे थे, अब ये एक वर्ड आया है चाइना प्लस। अब चाइना प्लस में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी हो जाती है कि वो किस तरह से अपने आप को एक फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करे, जो कि कर रहा है, ताकि जो वहाँ से जो कंट्री वहाँ से निकलकर कोई दूसरा ऑल्टरनेट देखना चाह रहे थे, उनके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन भारत हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। असीम, हमने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। अभी तक हम बात कर रहे थे संयुक्त अरब अमीरात और भारत की, लेकिन देखिए ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो उसमें 30 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। आपने चीन का मुद्दा उठाया और ये बिल्कुल सही भी है। और अगर हम एशिया की बात करें तो विकसित देशों में दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का नाम आता है और ये तीनों ही देश इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी इंपॉर्टेंस ये तीनों देश वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को देते हैं, जो जिसका कल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और मैं आपको भी बता दूं, जो फॉरेन कंट्रीज की जो पवेलियन है उसमें जापान ने सबसे बड़ा पवेलियन लगाया है। तो जापान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और हमको मालूम है कि चीन का जापान से कितना कंपटीशन रहता है। और चीन, दक्षिण कोरिया जो है, माफ कीजिए, जापान और दक्षिण कोरिया जो है वो उनका पॉलिटिकल व्यू क्या है चाइना के मद्देनजर। तो हम इन सब बातों को अगर देखें तो जाहिर सी बात है भारत के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही। साथ ही जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया, और उसमें ऑस्ट्रेलिया जो भारत में तो नहीं आता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एशिया में तो नहीं आता, लेकिन बाहर से अगर हम बात करें जो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और वहां पर भी चाइना और बाकी देशों के जो व्यूज है वो बहुत अलग हो जाते हैं। साउथ चाइना सी के बारे में हम सब जानते हैं किस तरह से चाइना वहां पर इंटरफेयर कर रहा है। तो जब आपके आपसी रिश्तों में खटास आने लगती है तो उसका नतीजा ये होता है कि देश जो है वो आपके साथ व्यापार करना बंद करके ऑप्शंस की तलाश करने लग जाते हैं। और चूंकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, इस वजह से भी बाकी देशों का इंटरेस्ट जो है वो भारत में और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है पैसिफिक ओशन में एक बहुत दमदार कंट्री है और वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो सेम पेज पर पाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत को साउथ ईस्ट एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के करीब ले जाता है और ये एक हमारे प्लस पॉइंट में जाता है। कोविड में हमने देखा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो कोविड को चाइनीज वायरस तक कह दिया था और इसका बड़ा वायरल हुआ था, इसका बड़ा विवाद भी हुआ था। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ उसका इंटरेस्ट है और क्यों उसको उस तरह डायरेक्शन में बढ़ना है। तो जो ग्लोबल ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है गुजरात, वो न सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात के लिए बल्कि तमाम उन देशों के लिए है जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जो इकोनॉमी को जो अपने साथ सबका साथ में विश्वास रखते हैं, सबका विकास में विश्वास रखते हैं और भारत उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे से लीड कर रहा है।
बिल्कुल विशाल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हम एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी जानकारी जो हमारे पास है वो हम दे रहे हैं, ऐसी जानकारी जो आपके पास है वो हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि डीडी न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे दर्शकों को उनकी समझ के लिए बहुत एक अच्छा एक मौका मिल जाता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के ज़रिए वो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उसकी जानकारी उनको हो जाती है। विशाल, आप ही को बातें को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने कहा कि इस समिट में 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। हमारे पास तो लिस्ट भी है, ब्रिटेन है, यूएई तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चेक रिपब्लिक, मिस्र, एस्टोनिया, यूरोप से फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, नीदरलैंड, मलेशिया, ये तमाम देश, भारत का पड़ोसी नेपाल और सुदूर उत्तर में नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, आपने इसका जिक्र किया, सिंगापुर, ये ऐसे देश हैं। और अफ्रीका से घाना, तंजानिया, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ और प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हुई है। ये तमाम और यहाँ के जो दिग्गज कारोबारी हैं वो इस समिट में शामिल हो रहे हैं। और इस इतने देशों के जब कारोबारी होंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो आर्थिक रिश्ता है इन तमाम देशों के साथ, व्यापारिक रिश्ता, उसको और भी कैसे घनिष्ठ किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन इन तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता सड़कों के दोनों तरफ गरबा करते हुए, नृत्य करते हुए, हाथों में राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा लिए हुए, वो सभी वेलकम कर रहे हैं, ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, वार्म वेलकम कर रहे हैं। और इस पे एक कमेंट आपसे चाहूँगा विशाल, फिर मैं अपने महत्वपूर्ण इस विषय पे आऊँगा कि हमने देखा कि एयरपोर्ट पे जो बच्चे वहाँ मौजूद थे उन्होंने योगाभ्यास किया, कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो उन्होंने डिस्प्ले किया। हम जानते हैं कि योग एक ऐसा सूत्र है जो कि भारत की तरफ से दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है पूरे वर्ल्ड को। एक बात तो ये, दूसरी बात कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में भी हम जानते हैं और पढ़ते भी हैं कि योगा ने हार्ड पावर की जगह भारत का जो एक ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी रहा है, उस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में योगा ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है ग्लोबल मंच पर। जी बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट पावर हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और हमने पिछले कुछ दशकों में देखा कि हमारी जो सिनेमा था वो सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज किया जाता था। लेकिन अब तो संयुक्त राष्ट्र ने भी मान लिया है कि योग से कितने फायदे होते हैं, खासतौर से लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हम डायबिटीज की बात करें, थायराइड की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, तो इनमें कितना योग फायदेमंद हो सकता है। और अब पूरी दुनिया योग मनाने भी लगी है। और अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो विकासशील देशों से ज्यादा तो विकसित राष्ट्र इससे पीड़ित है। तो योग कितना इम्पोर्टेंट है ये हमेशा भारत बताता रहा है और अब दुनिया भी मानने लगी है। और खासतौर से जो मुस्लिम वर्ल्ड है, मैं बताना चाहूंगा आपको असीम कि मैं आसियान कवर करने गया था और तब मैंने देखा कि वहाँ इंडोनेशिया के अंदर कितना पॉपुलर है योग, और लोग योग करते हैं, बकायदा योग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उनके योगा सेशंस होते हैं। तो जो लोग थे, एक फैक्शन था जो इसको धर्म से जोड़ता था, उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी और करारा जवाब भी मिला कि अब मुस्लिम वर्ल्ड में भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और योग जो है वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। आपने बात उठाई थी असीम सेमीकंडक्टर्स की, और हमने बात करी है हमारे जो पॉलिटिकल व्यूज है उनकी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यूएस के अलावा ताइवान बहुत बड़ी ताकत है सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के अंदर। और हम सब जानते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच के रिश्ते कैसे हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो भारत की तरफ इशारा कर रहा है कि पॉलिटिकली भी वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बहुत बड़े रीजन भी है। इस जो ग्लोबल समिट है इसमें जर्मनी भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जर्मनी विकसित राष्ट्र है और अफ्रीका के काफी कंट्रीज है। अफ्रीकन यूनियन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर G20 में शामिल किया गया। और अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है और यूरोप, खासतौर से ईस्टर्न यूरोप का एक बड़ा हिस्सा जहां पर चीन की बहुत बड़ी घुसपैठ है और वहां पर एक खतरा बन गया है कि वहां का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। और खासतौर से जर्मनी जैसे देश भारत के साथ सेम पेज पर है इस बढ़ती हुई समस्या को लेकर।
कि चीन किस तरह से इन देशों के अंदर घुसपैठ कर रहा है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन, यूरोपियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन, ऑस्ट्रेलिया जो पैसिफिक रीजन से आता है, और छोटे छोटे कंट्रीज जैसे ईस्ट तिमोर जैसे हम देख रहे हैं कि वो भारत के करीब आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें इस बात को दर्शाती हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर तो बन ही चुका है, और उसके साथ साथ ही अब जो ग्लोबल नॉर्थ है, यानी कि जो विकसित विश्व है, वो भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए कितना उत्सुक है। बिल्कुल विशाल, जो कि आपने इंटरनेशनल मामलों को भी काफ़ी करीब से देखा है, जाना है, आपने रिपोर्टिंग भी की है, आप कई मरतबा विदेश भी गए भी हैं। मेरा सवाल, चूँकि यूएई के प्रेसिडेंट इस वक्त भारत में हैं, तो मेरा सवाल ये कि इन तस्वीरों के ज़रिए भारत क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, न सिर्फ यूएई को बल्कि बाकी जो मिडिल ईस्ट में या फिर पश्चिम एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि हमारे तमाम मुल्कों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, चाहे वो ईरान की बात कर लें, इराक की बात, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। बावजूद उसके इन तस्वीरों के ज़रिए पश्चिम एशिया को और उनके तमाम देशों को भारत क्या कुछ संदेश देना चाह रहा है इन तस्वीरों के ज़रिए? असीम, आपने अपनी धीर गंभीर आवाज में एक सवाल पूछा है तस्वीरों के जरिए। तो एक चीनी कहावत है, चीन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और वही संदेश खास तौर से मिडिल ईस्ट में गया है कि भारत जो है वो जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भारत को कितनी तवज्जो देता है। और ये जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो यूएई डेवलप्ड रीजन है मिडिल ईस्ट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो भारत के करीब आ रहा है। तो एक मैसेज हमारे पड़ोसी को भी जाता है जो हमेशा एक मजहब के नाम पर एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते किसी की भी मदद करने के लिए। तुर्की एक उसका उदाहरण है, जब वहां पर जबरदस्त भूकंप आया तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, और फिर हमने देखा कि जब हमारी टीम वहां कवर करने गई तो मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया तुर्की के लोगों ने। और ये बात बताता है कि हम अपने सॉफ्ट पावर के साथ साथ अपनी जो पॉलिटिकल विल है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक व्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि G20 का जो हमारा वो मोटो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसमें भारत न सिर्फ बिलीव करता है बल्कि उस पर अमल भी करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। हमारी आपकी बहुत आज लंबी बातचीत हुई है और मौका भी था कि इस पे हम बातचीत करें, अपने दर्शकों को जानकारी साझा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को विशाल बैरिस्टो और मेघना, आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।